हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। अभी 25 मई 2025 को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है। तो इस वीडियो सीरीज में हम उसके क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको एनालाइज करेंगे। पिछले साल के और उससे पिछले साल के भी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इस साल काफ़ी कम क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आए हैं। बट दैट बीइंग सेड, इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले सालों में नहीं आएंगे इससे इस एरिया से क्वेश्चंस। यू कैन एक्सपेक्ट ये एक ऐसा एरिया जिसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। पिछले साल सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आए थे। इस बार 7 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से डायरेक्टली जो है इस एग्जाम में आए हैं। यू कैन एक्सपेक्ट कि अगले साल ये नंबर थोड़ा बढ़ भी सकता है। सो दिस इज एन एरिया दैट ऑलवेज रिमेन्स इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपको शायद कम लग रहा होगा अभी, बट इट इज वेरी वॉलेटाइल। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ वट। कब दी थी गांधी जी ने यह स्टेटमेंट कि सेडिशन अब मेरा धर्म बन चुका है या देशद्रोह हैज बिकम माई रिलीजन? चंपारण सत्याग्रह के बाद, साल्ट लॉ जो डांडी मार्च किया था उसके बाद, या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अटेंड करने के बाद, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के बाद? देर इज वन, ये यू कैन से एक तारीफ है जो हमें यूपीएससी की करनी पड़ेगी, वो ये कि ये चारों ही ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि एक तरह से गांधी जी जो है वो एंटी ब्रिटिश हो गए हैं और बहुत ज़्यादा उनमें यू कैन से एक तरह से बागी हो गए हैं जैसे हम बोलते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में भी पहला सत्याग्रह था उनका इंडिया में, तो उनका ये कह देना कि हाँ सेडिशन अब मेरा धर्म बन चुका है थोड़ा लॉजिकल लगता है। सिमिलरली दांडी मार्च के बाद तो उन्होंने लॉ ही तोड़ दिया था, तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना ही उसका पॉइंट था, तो वहां पे ये कहना अगेन साउंड्स लॉजिकल। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद 1931 में गांधी जी जब इंडिया वापस आए थे तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम कर ली थी, तो उस वक्त भी ये कहना लॉजिकल लगता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम तो गांधी जी ने कर दिया था, कह दिया था कि भाई डू और डाई, तो अगेन इट लुक्स लॉजिकल। तो चारों ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि कब कही थी गांधी जी ने ये बात। तो इसका एक्चुअल आंसर है बी, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी 1930 में। इनफैक्ट अप्रैल 1930 में जब गांधी जी दांडी की कोस्ट, गुजरात पर दांडी की कोस्ट पे पहुंचे, तो वहां पे जाके उन्होंने कोस्ट से नमक उठाया और पब्लिकली सॉल्ट लॉ को वायलेट कर दिया, यानी कि जानबूझ के एक कानून तोड़ा उन्होंने। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सेडिशन हैज नाउ बिकम माई रिलीजन। तो एक तरह से वो ये भी शो करता है कि अब हम ऐसे काम करने से डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे जो कि एक्चुअली में किसी कानून की वायलेशन है। एंड दीज वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि लॉ की एजुकेशन में एजुकेटेड थे और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कई सालों तक रह चुके थे, वॉज अ बिग मोटिवेशन टू द फ्रीडम फाइटर्स दैट सेडिशन हैज नाउ बिकम माई रिलीजन। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Second question. Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chauri Chaura incident? 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एरिया में एक चौरी चौरा नाम की जगह थी, जहां पे एक भीड़ ने, गुस्साई हुई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और उसके अंदर 22 पुलिस वाले थे जो कि जल के मर गए थे। तो ये काफ़ी वायलेंट एक्ट था जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। इसके बाद उन लोगों के डिफेंस के लिए, लीगल डिफेंस के लिए किस किस ने अपनी सेवाएं दी थी, हु वाज द लॉयर या हु वर द लॉयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। अब ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन शायद नहीं पूछे जाएंगे और बात सही भी है। सो दिस क्वेश्चन वाज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन रादर देन द नॉर्म। सिर्फ इस वजह से आप जितने भी केसेस हुए हैं उन सब में सारे वकीलों के नाम याद नहीं करने लग जाएंगे। द इम्पॉर्टेंट केस जिसमें आपको वकीलों के नाम याद होने चाहिए, दैट इज द आईएनए ट्रायल्स, जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स 1945-46 में हुए थे। उसमें जो कुछ वकील थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा सारे के सारे जो कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं या जितने भी और केसेस ब्रिटिश टाइम के दौरान हुए, उनमें सभी में लीगल डिफेंस कौन था ये आपको पता होना जरूरी नहीं है। So this was sort of an exceptional question. अगर आपको नहीं भी आता था, it is still fine. Subsequent to which of the following events, Gandhi ji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres,
decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program. अब ये भी थोड़ा सा डिराइवेबल क्वेश्चन था, यानी कि अगर आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी का अच्छे से पता है, स्पेशली जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है 1857 से 1947, अगर आपको वो क्रोनोलॉजी अच्छे से पता है तो आप ये पता कर सकते हैं कि किस इवेंट के बाद गांधी जी को लगा होगा कि अब मुझे हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट स्पेसिफिकली करने की जरूरत है, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कनेक्टेड विद दिस आइडिया, ही वॉज ऑलवेज दिस आइडिया वॉज ऑलवेज डियर टू हिम कि मुझे अनटचेबल्स या हरिजन्स को अपलिफ्ट करना है। लेकिन किस इंसिडेंट के बाद उन्हें इस चीज की ज्यादा जरूरत महसूस हुई, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। पहला, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, और पूना पैक्ट या जिसको पूना पैक्ट बेसिकली गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो गांधी जी हिंदूज को डिवाइड करने के फेवर में नहीं थे, जबकि अंबेडकर जो थे वो अनटचेबल्स या लोअर कास्ट लोगों के लिए स्पेशल बेनिफिट्स की डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी ने ये अग्री कर दिया कि भाई विदाउट डिवाइडिंग द हिंदूज यू गिव मोर बेनिफिट्स टू द लोअर कास्ट, यू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू द लोअर कास्ट इन द हाउसेस। उस पर ये बात अग्री हो गई, तो उसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। सेकंड, गांधी इरविन अग्रीमेंट या दिल्ली पैक्ट, जो कि 1931 में हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पॉज कर दिया था और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने लंदन चले गए थे। थर्ड, अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। एक्चुअली इसके बाद तो क्या ही कैसे ही लॉन्च किया होगा गांधी जी ने, बिकॉज ही वॉज इन जेल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था अलॉन्ग विद ऑलमोस्ट द एंटायर कांग्रेस लीडरशिप, तो ये तो आंसर नहीं है। देन प्रोमulgation ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज उसके बाद तो इलेक्शंस हुए थे 1937 में, और कोई ऐसा कैंपेन उस टाइम पे गांधी जी ने लॉन्च नहीं किया। अब पहले और दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में काफी जबरदस्त टसल हुई थी। दोनों एक बात पे अग्री करते थे कि देयर आर अनटचेबल्स एंड दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। इस बात पे दोनों अग्री करते थे, लेकिन ये अपलिफ्टमेंट कैसे की जाएगी, यानी कि द एंड्स वर क्लियर टू देम कि हमने इन लोगों के साथ जस्टिस करना है, लेकिन कैसे करना है उस पर दोनों में बहुत ज्यादा मतभेद थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम हिंदूज पे भी अप्लाई कर दिया जाए, लेकिन अंबेडकर किसी भी हालत में लोअर कास्ट हिंदूज को अपलिफ्ट करना चाहते थे। तो इस बात पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि गांधी जी अग्री कर गए कि चलो ठीक है, अ, जो लोअर कास्ट है उनकी रिप्रेजेंटेशन हम हाउसेज में बढ़ा देते हैं, बट एट द सेम टाइम देन आई विल नॉट अलाउ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर लोअर कास्ट। तो अंबेडकर भी इस बात पे अग्री कर गए कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो हमें, बट देन हमारी ओवरऑल रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी जाए। तो इसके बाद गांधी जी को लगा कि ये तो एक अग्रीमेंट हो गया, ये तो ब्रिटिश कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, वी ऑल्सो नीड अ सेपरेट कैंपेन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस वक्त तक खत्म हो गई थी, तो गांधी जी जो है वो चाह रहे थे कि कैसे मोमेंटम को मेंटेन भी किया जाए, और बीच बीच में गांधी जी का सोशियो रिलीजियस जो सोशल अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम है वो भी चलता रहता था। सो ए पूना पैक्ट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसके बाद गांधी जी को जरूरत महसूस हुई। फोर्थ, अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जो हर साल ये सोच के डाले जाते हैं कि अगर कोई पहला अटेम्प्ट दे रहा है या किसी ने बहुत ही कम तैयारी भी की है और सिर्फ फैक्ट्स उसको आते हैं, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो उसे भी आते हैं। सो इन एवरी यूपीएससी प्रीलिम्स यू विल फाइंड एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस जो कोई देख के कहेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हो, बट दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। दैट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च की थी ई वी रामास्वामी नेकर, जिनको हम पेरियार भी कहते हैं। 1925 में तमिलनाडु में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च की थी, जिसका पर्पस था अपर कास्ट हिंदूज की डोमिनेंस को कम करना, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को कम करना, और हिंदूज को ज्यादा रैशनल बनाना और ज्यादा लॉजिकल बनाना, और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना। सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय ई वी रामास्वामी नेकर। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो इस बार के जो 7 क्वेश्चंस आए हैं इस एग्जाम में, उसमें से 2 क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं, 2 क्वेश्चंस जो है वो
सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से सीधे सीधे आए हैं और 2 क्वेश्चन सीधे सीधे गांधीयन पीरियड से आए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा गेसेबल या कन्वेंशनल क्वेश्चंस आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऑफ द मार्क क्वेश्चन नहीं चला गया है कि ये कहाँ से कैसे ही आ गया। ओके, सो राजा राम मोहन रॉय के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ही possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन कई बार हम गलती ये कर देते हैं, हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से परसीव करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द रेनेसा मैन ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडिया को बहुत रैशनल, बहुत मॉडर्न बनाना चाहते थे। तो वो जो ट्रेडिशनल पुराने फिलोसॉफिकल सिस्टम थे उनको हेट करते थे, बिकॉज उनमें डिस्क्रिमिनेटरी बातें थी, उनमें कास्ट सिस्टम था, उनमें ये था वो था। ये गलत परसेप्शन है। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं उनमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी बातें नहीं होती थी। ये सिर्फ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते करते कास्ट सिस्टम जैसे लेटर वैदिक टाइम्स में डिस्क्रिमिनेटरी हो गया या हेरिडिटरी हो गया। अर्ली वैदिक टाइम्स में वो ऐसा नहीं था। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बट एट द सेम टाइम ही न्यू कि इसमें जो जो डिफॉर्मिटीज आ चुकी हैं उन्हें दूर करके हमें मॉडर्न आउटलुक के साथ मर्ज करना है। That is what made him the Renaissance man of India. He did not hate traditional philosophical systems. He loved those systems, but after removing their deformities. So, yes, he had great love and respect for traditional systems. Secondly, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach, human dignity, social equality of all men and women. Yes. ये स्टेटमेंट के बारे में किसी को डाउट नहीं होगा, बिकॉज राजा राम मोहन रॉय स्टूड फॉर रैशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर एंड एवरीथिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, लेकिन फर्स्ट भी करेक्ट है। ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड ट्रेडिशनल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। ही ऑलवेज हैड अ माइंडसेट कि हमें दोनों चीजें साथ लेके चलनी है। सो बोथ 1 and 2 हैव टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इनमें से क्या क्या नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में था? बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ। यस। नॉन कोऑपरेशन मतलब हमें ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, तो हम उनके लॉ कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, हम फॉरेन का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट रहेंगे। यस। हम टाइटल्स और ऑनर्स रखेंगे तो सही, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे पब्लिक में। यस। ये भी एक नॉन कोऑपरेशन शो करने का तरीका था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। अब अगर आप लॉ कोर्ट्स में नहीं जाओगे तो झगड़े कैसे सुलझाओगे? पंचायतों में ही झगड़े सुलझा लिए जाएं। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का पार्ट थी? ऑल द 4। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए, नॉन कोऑपरेशन से कितने क्वेश्चंस आए हैं? 3 क्वेश्चंस रादर। 2 तो ये सीधे सीधे हो गए और तीसरा चौरी चौरा इंसिडेंट, उसे भी मैं नॉन कोऑपरेशन का ही पार्ट मानूंगा। The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. Yes. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non payment of taxes for the next stage. Only Swaraj did not come within a year. तो स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछी हुई है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। अगेन, मैं यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये 100% सही है। यूपीएससी खुद भी अपने आंसर्स कई बार जो 1 साल बाद आंसर की आती है उसमें चेंज कर देती है, बट आई कैन गारंटी यू दैट आउट ऑफ दिस 7 क्वेश्चंस नॉट मोर देन 1 क्वेश्चन जिसका आंसर इधर से उधर जा सकता है, बिकॉज किसी स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन में हमारे और उनके में फ़र्क हो सकता है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन ये ट्रूथ है कि कई फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स में भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स अब आने लग गई हैं जिसमें इंग्लिश की समझ अलग अलग होने की वजह से या उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकलने की वजह से हम कुछ और मतलब निकालते हैं, यूपीएससी कुछ और सोच रही होती है। सो एवरी ईयर देर आर 2 to 3 क्वेश्चंस जो बाद में करेक्ट किए जाते हैं या उनके आंसर की थोड़ी डिफरेंट निकलती है। सो मतलब it's not that 100% of the correct answer key can be given by anyone including UPSC, but yes, at least 6 out of the 7 questions are absolutely to the point. अगर कुछ होगा भी तो there is just 2 to 3% possibility कि इसमें कोई चेंज होगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही आंसर किए होंगे, बिकॉज इज अ प्रिटी कन्वेंशनल क्वेश्चंस, और जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके 7 में से कम 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। सो दैट वे इट इज़ अ पोर्शन ऑफ योर यूपीएससी प्रीलिम्स जो काफ़ी प्रोपोर्शनेटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देता है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।